नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के परिचय पे। भारतीय संविधान के परिचय का मतलब ये है कि हम ये जान लें कि संविधान की मूलभूत जो बातें हैं, जो हमसे छूट गई हैं, जो हमने संविधान सभा में कवर नहीं की हैं, और कौन-कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमारा संविधान बना है। साथ ही ये जान लें कि और कौन-कौन सी विशेषताएं हमें संविधान में पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य है वो ये है कि हम एग्जाम को टारगेट करें, और एग्जाम यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो। वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूं, मेंस के नहीं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीजीएल और अदर एग्जाम देने वाले मेंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो हमारी पॉलिटी की क्लास काफ़ी फेमस रही और बहुत कम समय में हमारे चैनल को देखते उस पे 1000 व्यू भी हो गए। ये सब आपका प्यार है, और आई होप कि आपको मेरी जो बातें हैं वो क्लियरली समझ में आती रहें, और वैसे ही जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप रिवाइज करते रहें। गारंटी मैं लेता हूँ सारी बात एग्जाम में आएंगी। चलिए जरा यहाँ देख लेते हैं कि 22 जनवरी को, कब, 22 जनवरी को सर्वसम्मति से यानी सभी लोगों ने सहमति दी, और उद्देश्य प्रस्ताव जिसे जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, 1947 में ये एक्सेप्ट कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि हम संविधान को कैसा बनाएंगे, इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी, इसमें ध्यान किन लोगों पे दिया जाएगा। ये एक्सेप्ट हो गया। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक बात वहां से उठाई थी पिछली क्लास से, इसलिए मैंने आपको बताया। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब एक्सेप्ट किया गया, तो 22 जनवरी 1947। क्लियर है? आगे पिछली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था, और उसकी जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए डॉट 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 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा संविधान को स्वीकार करते हैं, ऐसे हम देसी शब्दों में कहना चाहें तो 26 नवंबर ये जो डेट है वो उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है या हमारी उद्देशिका है, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान की प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें ये डेट मेंशन है। संविधान में और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रस्तावना में मिलेगी। 26 नवंबर 1949 को हम ये संविधान एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा हमारी प्रस्तावना में लिखा है। ये जो संविधान की ये प्रस्तावना है, ये हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पूरा डॉट 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 करके यहाँ लास्ट में ये यहाँ पर जो अंबेडकर जी दे रहे हैं इस संविधान की इस प्रस्तावना में ये चीजें लिखी गई हैं। क्लियर है? अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। उस समय जब संविधान को एक्सेप्ट किया गया, टोटल जो सदस्य थे वो थे 299। डेट इतना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ध्यान रखो, रैंडमली कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खिसकता है तो पूछ लेता है। लेकिन 299 सदस्यों ने यानी 299 कैंडिडेट्स ने सिग्नेचर नहीं किए थे, 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। किस पे? इस उद्देश्य प्रस्ताव पे या इस प्रस्तावना पे जो संविधान उस दिन एक्सेप्ट हुआ था। अब आप ध्यान रखो कि संविधान जब बन के तैयार हो गया, ये मान लो ड्राफ्ट आ गया संविधान का, इस तरीके से कुछ पेपर पे कुछ कानूनों का जत्था बना के आ गया, लेकिन वो संविधान नहीं था जो आज हम यूज करते हैं। जो आज हम यूज करते हैं वो संविधान की मेन कॉपी नहीं है। मेन कॉपी तो हमारे म्यूजियम में रखी हुई है, और उस कॉपी को लिखने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया, वो था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। क्या नाम है? बस आप इतना नाम याद रख लो, प्रेम। क्या नाम था इनका? प्रेम बिहारी। और आपको पता है
कि प्रेम में ही आप पत्र लिखते हैं। ऑब्वियसली प्रेम माता पिता किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप अदर सिग्नल पे ही जाएं। उस प्रेम में पत्र लिखने का काम आप करते हैं, और प्रेम में पत्र लिखने का काम ही यहाँ कौन कर रहे हैं? प्रेम विहारी कर रहे हैं। और वो प्रेम इनका कौन सा था? देश का प्रेम था। इन्होंने इस देश प्रेम में कोई फीस भी नहीं ली थी प्रेम बिहारी ने। उन्होंने कहा था नेहरू जी से कि आप मुझे कुछ मत दो, बस जो कॉपी है ना मेन, उस पे मेरा नाम होगा। तो संविधान की जो मेन कॉपी है जो म्यूजियम में रखी हुई है, उस पे इनका नाम लिखा हुआ है प्रेम। बात समझ गए? प्रेम में संविधान की मेन कॉपी लिखने वाले कौन थे? संविधान को लिखने वाले हाथों से वो कौन थे? कैलीग्राफी जिसे बोलते हैं, तो प्रेम बिहारी। या नाम भी याद हो जाएगा। आगे अब बात आती है कि जब संविधान लिखा गया तो उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थीं। हालांकि संशोधन जो थे वो बाद में किए गए। संविधान संशोधन तब होते हैं कि मान लो आज हमने कोई कानून बना दिया और उस कानून में थोड़ी बहुत कमियां रह गई, तो आने वाले टाइम में उसको अमेंड किया जाता है, संशोधित किया जाता है कि भाई ये चीज उस टाइम उस समय के हिसाब से रखी थी हमने, आज थोड़ा समय बदल गया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। तो वो जो संशोधन है उसके लिए भी हमारे संविधान में प्रोविजन डाले गए थे, प्रावधान डाले गए थे। और वो ये थे कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम इस संविधान में आने वाले टाइम में जो भी बदलाव होंगे वो बदलाव कर सकते हैं। क्लियर? तो संशोधन तो उस समय 0 होंगे। बात समझ रहे हो? तो उस समय संशोधन तो उस समय 0 थे। किसमें? हमारे संविधान में। लेकिन अनुसूचियां जो थी वो 8 थी, भाग कितने थे? 22 थे, और अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। ध्यान रखो कि जो संविधान लिखा हुआ है, अनुच्छेद आज भी उसमें 395 ही है। नंबर के हिसाब से कह रहा हूं, टोटल अनुच्छेद नहीं। अनुच्छेद को आर्टिकल भी बोलते हैं। जो टोटल आर्टिकल हैं वो तो 450 से भी ज्यादा हैं। और वो कैसे हो गए? वो ऐसे हो जाते हैं कि मानो आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 में हमने एक आर्टिकल और जोड़ दिया। वो कौन सा बना दिया? 21A। बनाए थे ना, अमेंडमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आर्टिकल जैसे मान लो 51 है, हमने उसमें जोड़ दिया आर्टिकल 51A। तो ये हमने क्या किए? संविधान में अमेंडमेंट करके आर्टिकल्स को ऐड किया। इसलिए जो टोटल आर्टिकल्स ऐसे वाले भी जो हमने बाद में ऐड करे हैं, वो नंबर में नहीं बदले, वो टोटल संख्या उन्होंने बदल दी। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो कितने आर्टिकल हमारे संविधान में? 395। कुल आर्टिकल पूछ ले तो 400 के आस में, मतलब 400 से अधिक या 450 के आसपास रैंडमली क्वेश्चन में वो आंसर दिया होगा। दूसरा, अब आपसे बात आती है कि पार्ट कितने हैं या भाग कितने हैं। भाग आज भी 22 है। आप मुझे 23वां जो भाग है संविधान में लिखा हुआ नहीं दिखा सकते। लेकिन टोटल भाग की बात करें, टोटल भाग मतलब जैसे भाग 4 था कि DPSP रखेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रोविजन जो रखे गए हैं वो हमने भाग 4 में रखे। लेकिन जब भाग 4A बनाया तो हमने उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज रख दी। तो इस तरीके से भाग 4 के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एक नया भाग जोड़ दिया, भाग 4A। तो जो पार्ट हैं वो टोटल पार्ट अब कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। टोटल भाग कितने हैं संविधान में आज? 25 हैं। लेकिन पूछे कि संविधान के लागू होने के समय भाग कितने थे? तो 22 थे। लागू होने के समय आर्टिकल कितने थे? 395 थे। कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितनी अनुसूचियां हैं जी? तो अनुसूचियां, इनमें टोटल संख्या में वृद्धि हुई है, और इनकी जो टोटल संख्या और मूल संख्या दोनों में वृद्धि हुई है।
तब ये 8 थी, 8 अनुसूचियां। अनुसूचियां मतलब इस तरीके से होता है, जैसे मानो मैं आपको ये समझाऊं। मान लो हम कोई बुक लिखते हैं, तो हम बुक में क्या करते हैं, मान लो ये हमारी बुक है, तो सबसे पहले हम उसका इंडेक्स बनाते हैं, यही करते हैं। उस इंडेक्स में हम चैप्टर नाम लिखते हैं, यही करते हैं। इस चैप्टर को एक इकाई में बांट देते, इकाई 1, इकाई 1 या यूनिट फर्स्ट, यूनिट का नाम दे देते हैं। मान लो साइंस कोई हमने चैप्टर लिखा, 4 चैप्टर 1 से लेके 4 तक यूनिट 1 है। फिर ऐसे ही हम दूसरी इकाई का नाम दे देते हैं, यूनिट 2। ये जो हमने संविधान लिखा वो कुछ इस तरीके से था कि ये जो इसके चैप्टर हैं वो इसके भाग रहे। क्या रहे? भाग। कि इसमें 25 भाग हैं। ये जो इकाइयां हैं वो इसके शेड्यूल रहे कि इसमें इतनी अनुसूचियां हैं। और ये जो इंडेक्स है ये हमारा टोटल आर्टिकल है। बात समझ में आ रही होगी। इन सभी आर्टिकल्स के अंडर ही चाहे भाग हो चाहे अनुसूचियां हो, ये सब आते हैं। बात क्लियर? तो इस तरीके से हमारे संविधान को लिखा गया। समझ रहे हो? अब हम आगे चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां और संशोधन हम कब जोड़ेंगे? अभी जब हम अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट से मैं आपको बताना शुरू करूंगा। आज हमारे संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 105। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, कौन सा क्या संशोधन हुआ वो सब चर्चा मैं आपको डिटेल में करूंगा। अभी आप ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस उतना चलाओ जितना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो टोटल इतने हो गए संशोधन, इतनी हो गई हमारी अनुसूचियां और इतने हो गए हमारे भाग, और ये आर्टिकल हमारे सेम रहेंगे। बात क्लियर? आगे चलते हैं। आज कोई पूछे तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। कितने भाग हैं? 25 भाग। लेकिन बेसिक भाग कितने? 22 भाग। ठीक है, टोटल 25 भाग हो गए हैं, लेकिन आज भी संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, और संशोधन कितने हो गए? 105। अनुच्छेद कितने? 395। और टोटल अनुच्छेद पूछने लग जाए तो 450। बात बराबर है? अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान को जब लिख दिया तो हर चैप्टर पे कुछ चित्र बनाए गए थे। संविधान की जो कॉपी है उसमें ये चित्र नहीं दिए गए, लेकिन संविधान की जो मूल कॉपी है उसमें ये चित्र दिए गए हैं। यहां से कभी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। बेसिक चीजें हैं कि संविधान में कुछ ऐसे चित्र रखे गए कि एक तो नटराज की मूर्ति है। नटराज की आपने देखी होगी मूर्ति, जो शिव तांडव करते हुए दिखाई देते हैं। चोल काल में ये फेमस हुई थी, और चोल काल में यहाँ से कई बार जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछ लेता है, वो हिस्ट्री से जोड़ के पूछता है। तो नटराज की मूर्ति है। अयोध्या लौटते हुए सीता और राम और लक्ष्मण चित्र हैं वो बनाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण दिए गए हैं हमारे संविधान के पार्ट के हिसाब से। जैसे मान लो जब हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा तो संविधान के भाग 1 में ये नटराज की मूर्ति दे दी। भाग 2 हमने पढ़ा तो उसमें अयोध्या से लौटते हुए राम, सीता और लक्ष्मण को दे दिया। ऐसे इनका जो चित्रण है वो किया गया है। तो आपसे एग्जामिनर खींच के भी पूछे तो आप तब भी उस हालात में आंसर देने के लिए तैयार रहें, ये मैंने दिया है। फिर शांति का उपदेश देते हुए बुद्ध और यज्ञ कराते हुए वैदिक ऋषियों की भी यज्ञशाला दिखाई गई है संविधान में। साथ ही साथ हमारे संविधान की जो मूल कॉपी है वो हिंदी में नहीं लिखी गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखने के लिए या उसका ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लिश से हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा था जिसका नाम था आर्टिकल 394 ए, 394 ए। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में रूपांतरण या ट्रांसलेशन किया गया था। समझ रहे हो? तो आगे जो बात हम करेंगे तो हिंदी में नहीं था, वो इंग्लिश में था। बेसिक जो हमारा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, पूर्णतः नहीं अंशतः। अंशतः मतलब 26 नवंबर 1949 को कुछ बातें हमने एक्सेप्ट कर ली थी। कौन कौन सी बातें एक्सेप्ट की थी? जैसे नागरिकता की बात हो तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, आज हम
नागरिकता भाग 2 में हम पढ़ते हैं ये बातें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 तक जो आर्टिकल हैं वो हमने उसी दिन एक्सेप्ट कर लिए थे। यानी यहाँ हम एक सम अप कर सकते हैं कि नागरिकता, क्या कह सकते हैं कि हमने यहाँ नागरिकता को अपना लिया था, नागरिकता संबंधित उपबंध या प्रोविजंस, ठीक है, वो हमने संविधान में सम्मिलित कर लिए थे। दूसरा, राष्ट्रपति की शपथ, शपथ जो थी, क्योंकि राष्ट्रपति ने तो शपथ 24 जनवरी को ले ली थी, 24 जनवरी को, जैसा मैंने बताया था आपको, 24 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रपति की शपथ भी संविधान के लागू होने से पहले ही ले ली गई थी। यदि मान लो ये राष्ट्रपति की शपथ नहीं होती तो फिर संवैधानिक कैसे हो जाते राष्ट्रपति। तो ये संविधान जो शपथ है वो भी हमने पहले ही ले ली थी। साथ ही जो निर्वाचन है, 324 में निर्वाचन की बात करता है। अभी आपको सिर्फ ये आर्टिकल आपको याद नहीं करने, आपको बस ये बातें याद करनी है। आपको ये लिख लेना है कि संविधान के प्रभावी होने के समय यानी 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सी चीजें लागू कर दी गई थी या अपना ली गई थी। पहली शपथ, दूसरी नागरिकता, या पहले सबसे पहले लिख लो शपथ, सेकंड नागरिकता, तीसरा निर्वाचन, चौथा अस्थाई संसदीय प्रावधान, क्योंकि संसद भी तो चल रही थी, तो संसद से संबंधित जो प्रावधान थे वो भी अपना लिए गए थे। बात बराबर। तो इस तरीके से इन सभी को लागू कर दिया गया था। बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा भी है कई बार एग्जाम में कि कौन कौन सी बातें उस समय लागू कर दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका चित्रकारी, यानी संविधान में जो चित्रकारी की वो किसने की। जो मैं अभी बता रहा था ना, ये जो चित्र है राम के, सीता, लक्ष्मण, इन सबके जो चित्र हैं ये कैसे बने, तो इसके लिए जो चित्रकार थे वो थे नंदलाल बोस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार। तो चित्रकार नंदलाल बोस ने संविधान में टोटल 22 चित्र बनाए थे, जो मैंने एग्जांपल आपको पहले दिए थे, नटराज के, सीताराम, लक्ष्मण, बुद्ध, इन सब के। तो 22 चित्रों को बनाया था नंदलाल ने, और ये कहां से आए थे, शांति निकेतन में ये रहते थे। शांति निकेतन आपको पता है, इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे जो लोग हैं वो जुड़े हुए थे, इनको टैगोर भी आप बोलते हो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो आए थे नंदलाल बोस, इन्होंने इनका चित्रांकन किया था और संविधान में चित्र बनाए थे। और ये जो संविधान है इसमें इस तरीके का ये जो बॉर्डर है वो लिया गया है। और ये जो बॉर्डर है वो कहाँ से लिया हमने, ये लिया है हमने अजंता की जो गुफाएं हैं। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, महाराष्ट्र आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे, तो एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं वहां से हमने चित्रांकन किया था इनके पृष्ठ का। ये जो पृष्ठ पे ये जो दिख रहा है ना, ये भित्ति चित्र वहीं के हैं, ये सब अजंता एलोरा की गुफा से लिए गए, वही शैली है यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत कहाँ से की हमने संविधान की, हमारे संविधान की शुरुआत होती है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है जैसा आप जानते हैं, ये अशोक का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, अशोक का चिन्ह है। और इस पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये कहां से आया है, मुंडकोपनिषद से। कहां से, मुंडकोपनिषद से। और ये मुंडकोपनिषद हमारे उपनिषद का पार्ट है। और उपनिषद क्या है, वो हमारे वेदों की जो व्याख्या या उनका दार्शनिक रूप जो लिखा गया था वो उपनिषद है। तो उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, और उसमें ये वाक्य लिखा गया था सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सत्य की सदा जीत होती है। तो वहीं से ये वाक्य लिया गया था। क्लियर। फिर आती है बात कि ये जो चक्र है ये अशोक का ही चक्र है, इसमें 24 तिल्लियां हैं जो हमारे 24 घंटे को दिखाती हैं। साथ ही साथ इसमें घोड़ा, शेर, हाथी, बैल, ये सब जो चित्र हैं हमारी प्रस्तावना में बनाए गए हैं, ठीक है। साथ ही ध्यान रखिए कि अशोक चक्र जो है इसके बारे में और भी मैं डिटेल बताऊंगा कि इसमें जो शेर जो दिखाई दे रहे हैं ये 3 शेर नहीं है, कितने शेर होते हैं इसमें, 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं, 4। और इसमें कुछ पशु भी दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हो ये जो पशु हैं, इन्हें याद रखने का एक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है भेल। जैसे गेल पढ़ते हो, गेल अपनी महारत्न कंपनी है, ऐसे ही भेल भी कंपनी है। तो BHEL, ये क्या है,
इसका मतलब है बुल, बुल। इसका मतलब है हॉर्स, इसका मतलब है एलिफेंट, और इसका मतलब है लायन। यानी शेर, एलिफेंट, हॉर्स और बुल। इस तरीके से भेल ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि हमारे अशोक चक्र में कौन कौन पशु बने हुए हैं। क्लियर है? जहां ट्रिक होगी वहां मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जहां कंसेप्ट है वहां मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, जहां फैक्ट है वहां मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। तो प्रस्तावना में क्या क्या है ये आप याद रख सकते हैं। भेल ये ट्रिक है, और यही हमारे जो चित्र हैं वो यहाँ एम्बलम में लिए गए हैं। आगे चलते हैं। ये जो हमारा राजकीय प्रतीक है उस पर और भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, वही मैंने बड़े में बनाया यहाँ। ये सत्यमेव जयते, जैसा मैंने बताया, इसमें ये 24 तिल्लियां ये मैंने बताई। ये यहाँ आप चित्रांकन भी देख सकते हैं, हाथी, और यहाँ पर ये बैल बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो राजकीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया है, सारनाथ से लिया है। और सारनाथ कहाँ है, एमपी में सारनाथ जो है। ठीक है। उसमें अशोक का एक स्तंभ मिला था, उस पर ये छपा हुआ था, तो वहीं से हमने ये उठा लिया है। साथ ही याद रखेंगे कि इसमें 4 शेर हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि ये आपको दिखते 3 ही हैं। एक ये है, एक ये, एक ये, लेकिन एक इसके पीछे की तरफ है। चारों दिशाओं की ओर इनके मुंह हैं। चारों दिशाओं के बारे में बताते हैं। एक गोल आधार है, इस पर हाथी, घोड़ा, सांड या बुल कह सकते हैं, और एक शेर है। साथ ही एक चक्र बना हुआ है। साथ ही साथ ये चक्र मैंने आपको बताया इसकी विशेषताएं। आप ध्यान रखेंगे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि संविधान के पहले भाग की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। संविधान के पहले भाग की जो शुरुआत है वो एक बैल से होती है, और वो बैल जो था जैबू बैल, जो आपने कुबड़ वाला बैल सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता यदि पढ़ा होगा तो वो वाला जो बैल है यहाँ छपा हुआ था। कुबड़ वाला बैल या कुबड़ वाला सांड जिसे हम कहते थे। क्लियर? तो इस तरीके से संविधान की शुरुआत हो जाती है। ये मैं आपको A to Z जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं संविधान के बारे में, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। अब बात करते हैं संविधान की मूल कॉपी की। संविधान की यहां जो देख पा रहे हो ये है मूल कॉपी। इसका वजन 13 केजी है, 13 केजी, ये आप देख पा रहे हो। 13 किलो की ये कॉपी है। संविधान की जो छोटी सी किताब लेके चल देते ना हम, ये नहीं है। असली कॉपी तो म्यूजियम में रखी हुई है, और वो 13 किलो की है। साथ ही साथ इसका जो कागज है वो पर्चमेंट से बना हुआ है। ये जो पेपर है वो बर्मिंघम जो इंग्लैंड का सिटी है वहां से मंगवाया गया था। हमारे संविधान का जो पेपर है वो भी इंग्लैंड से मंगाया गया। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस आपको बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। संविधान के बारे में तो कम से कम जान ही लो। साथ ही साथ इस पांडुलिपि में टोटल कितने पन्ने हैं, 233 पन्ने हैं इस मेन बुक में। 13 किलोग्राम इसका वजन है। और ये जो बनी हुई है पांडुलिपि वो चमड़े की जिल्द से बनी हुई है, जिसे हम लेदर भी बोलते हैं। ठीक है। लेदर की जिल्द में बनी हुई, क्योंकि वो उससे ना तो पेपर खराब होता है और ना कीड़ों के काटने का डर रहता है। जो पर्चमेंट कागज है वो बनाया कैसे जाता है, वो दरअसल सेलुलोज से ही बनाया जाता है, और सेलुलोज आपको पता है कि पेड़ों से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है। एक नॉन स्टिक तरीके से इसको बनाया जाता है ताकि जो पेज है एक दूसरे में भी ना चिपके, इसमें सीलन ना आए। ये सब बेसिक बातें हैं संविधान के बारे में, आप इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो मैंने आपको रखे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 13 किलोग्राम की बुक है, बस इतना ध्यान रखो। किसके बने हैं, पर्चमेंट कागज के बने हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर है संविधान को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया। जैसा मैंने बताया था ना कि संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट तो बाद में किया गया। आर्टिकल 394A के अंतर्गत इसको संविधान को रखा हिंदी में, और वो लिखने वाले जो लोग हैं वो कौन है, वसंत कृष्ण वैद। क्या नाम है इनका, वसंत कृष्ण वैद ने हिंदी में संविधान को लिखा है। आप संविधान पढ़ के कितने भी बार बैठे हो, लेकिन क्या आपको संविधान के बारे में ये बेसिक बातें पता थी, कमेंट में आप जरूर बताना। तो वसंत कृष्ण वैद संविधान को हिंदी में, साथ ही साथ जो हिंदी में लिखा गया उसमें एक पेज थोड़ा ज्यादा है, 264 पेज है। वजन उसका थोड़ा ज्यादा है, वो 14 किलोग्राम है। और ये जो हैंडमेडेड पेपर है, और ये जो पेपर है वो जो बना हुआ है वो पुणे से बना हुआ है। और इंग्लिश वाला कहाँ से आया था,
वो बर्मिंघम इंग्लैंड से आया था। और जैसा मैंने बताया कि हिंदी की जो कैलीग्राफी है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, बसंत ऋतु जब आती है तो प्रेम जगमगा उठता है, और बसंत और प्रेम ने मिलकर संविधान को लिख दिया, है ना। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कैसे कि वसंत ने हिंदी में लिखा और प्रेम ने इंग्लिश में लिखा। चलें आगे, ये ट्रिक है, अब याद रखने के तरीके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा संविधान जो बनाया, हमारे सामने जो आया, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सों से हम संविधान को बना के लाए हैं, है ना। देखो, संविधान को बनाने के जो स्रोत थे, संविधान हमने बनाया कैसे था, हमने देखा कि अच्छा कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इधर हमने देखा अमेरिका का संविधान, सारे संविधान को देखा, इनमें इन संविधानों में कौन कौन सी अच्छाइयां हैं जो हमारे संविधान में या हमारे देश में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, हमारी जनता पे जो अच्छा प्रभाव डालेंगी। वो अच्छी अच्छी जो बातें ना वो हमने उठा ली और अपने संविधान में कॉपी पेस्ट नहीं किया, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से हमने अपने संविधान में उन्हें रखा है। ध्यान रहेगा। तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग देशों से भले हैं, लेकिन हमने कॉपी पेस्ट नहीं किए, हमने वहां की जो बातें हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने संविधान में रखी हैं। ये जो संविधान था हमारा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो बना था, यानी हमारी आजादी से पहले भी तो एक संविधान बन गया था ना, जिससे हमारा देश चल रहा था। अंग्रेजों ने एक लॉलीपॉप थमाया था हमें 1935 में कि ये है तुम्हारा भारतीय संविधान। उसमें भी कुछ बातें अच्छी थी। पहली बात हमने वहां से क्या उठाई कि केंद्र में एक संघीय न्यायालय, आज जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो बात है वो 1935 भारत शासन अधिनियम में की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट हमने वहीं से लिया, सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। फिर दूसरी व्यवस्था संघीय व्यवस्था, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। हालांकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है आगे मैं बताऊंगा, क्वासी फेडरल जो पूरा सिस्टम है वो हमने कनाडा से लिया था, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो संघीय व्यवस्था हमारे भारत शासन अधिनियम में भी मेंशन थी, तो हमने वहां से भी उठाई। साथ ही आपातकाल के जो उपबंध हैं यानी इमरजेंसी प्रोविजन, वो हमने भारत शासन अधिनियम से ही लिए थे। फिर राज्यपाल का कार्यालय, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया था, और लोक सेवा आयोग भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया था। तो इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब आपातकाल लगता है तो क्या करते हैं, एसपीजी फोर्स मंगाते हैं। तो वही बस ट्रिक है, एसपीजी फोर्स मंगाई इमरजेंसी के टाइम। अब देखो, एस मतलब एस फोर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो संघ न्यायालय, जो संघ न्यायालय, जो हमारा संघ न्यायालय उसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पी फोर क्या होता है जी, पी फोर हमारा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। जी फोर क्या होता है जी, हमारा गवर्नर या राज्यपाल। और एफ फोर्स क्या होता है, एफ फोर होता है फेडरल स्ट्रक्चर, जिसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। और ई फोर क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो है ना ट्रिक की बात, एसपीजी एफ एस, एसपीजी कमांडो तो आप सुने होंगे ना आपने, तो एसपीजी एफ ई, यानी एसपीजी फोर्स मंगाई इमरजेंसी के टाइम। है ट्रिक आसान, याद कर सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है। भारत शासन अधिनियम से क्या लिया हमने, एसपीजी एफ ई, ठीक है। आगे फिर है कि इन चीजों को डिटेल में देखते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका का संविधान आता है। किसका संविधान आता है, अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, अमेरिका में ही तो है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, अमेरिका में नहीं है। तो लिबर्टी की बात कहाँ होगी, अमेरिका में। कहां से ले ली हमने, फंडामेंटल राइट, कहां से लिए, अमेरिका से। तो और क्या क्या लिया, ये आप बेसिक बात सिर्फ इतनी जानते होगे कि फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए। और क्या क्या जानना है, हमने अपनी जो प्रस्तावना है वो भी हमने वहीं से ली, कहां से, अमेरिकी संविधान से। साथ ही ये मौलिक अधिकार, जैसा मैंने बताया, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, इसे आर्टिकल 13 में अभी बताया गया, मैं आपको बताऊंगा।
तो न्यायिक समीक्षा हमने अमेरिका के संविधान से ही ली। साथ ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन रहे, इसे हमने आर्टिकल 50 में रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 50 भी पढ़ाऊंगा। तो यह ध्यान रखेंगे कि तीनों पावर के बीच में डिवीजन, चाहे हमारा प्रियम्बल, चाहे जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा, इन सबको हमने कहां से लिया है? अमेरिकी संविधान से। और क्या लिया है? कानून का समान संरक्षण, यानी कानून सबके लिए समान तरीके से लागू हो, सभी समान रूप से इसको संरक्षित करें। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाएंगे कैसे, इसकी प्रक्रिया भी हमने अमेरिकी संविधान से ली है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, आपने देखा होगा सबसे टेढ़ा राष्ट्रपति किसका आया था अभी? घूसड़ दिमाग। हालांकि आज का जो राष्ट्रपति है वो ठीक है, काफी, अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका का आज का जो राष्ट्रपति है वो ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, तो वो एकदम घूसड़ दिमाग था। तो ऐसे व्यक्ति पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना, तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने यहीं से ली थी। कहां से? अमेरिका से। साथ ही उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिकी संविधान से ही लिया था। और जो हमारा राष्ट्रपति है वो तीनों बलों, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, इन तीनों का कमांडर होता है। ये बात भी हमने अमेरिकी संविधान से ही ली है। तो क्या क्या बात ली हमने अमेरिका से? सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना, कानून का समान संरक्षण करना, न्यायपालिका के बीच, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच सेपरेशन, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एंड महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, क्लियर? महाभियोग किस पे? भारत के राष्ट्रपति पे, और वो उसकी प्रक्रिया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या उठाया जी? ब्रिटेन से उठाया हमने संसदीय व्यवस्था। जो आज संसद हमारी शासन करती है, संसद में जो सदस्य बैठते हैं, वो ब्रिटेन की जो एक व्यवस्था है उसके आधार पे भी हमने चुना है। तो संसदीय शासन प्रणाली यानी प्रधानमंत्री से संबंधित उसका जो कुनवा है, वो जहां बैठता है, वो सब जो शासन प्रणाली है वो हमने वहीं से ली है। संसद के दो पार्ट हैं जैसा आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। यहीं से ये बात भी बताई कि जो सरकार है वो संसद का ही हिस्सा बनेगी, यानी जो चुन जाएगा, ज्यादा जिसके मत आएंगे वही सरकार बना लेगा। फिर राज्यसभा और लोकसभा। एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है ये, कि जो एकल नागरिकता है वो हमने कहां से ली है? वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब होता है कि आप स्टेट के, चाहे सेंटर के, या पूरे देश के एक ही नागरिक हैं। मान लो आप दिल्ली से हैं, या आप यूपी से हैं, या आप हरियाणा से हैं, या बिहार से हैं, किसी भी स्टेट से मान लीजिए, ऑल ओवर इंडिया में, तो आप इस देश के निवासी माने जाते, ना कि उस स्टेट के। आपको जो नागरिकता पहचान पत्र दिया जाता है ना, आपका आधार कार्ड, पूरे देश का होता है वो। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, ना कि दोहरी नागरिकता। हमारे यहाँ स्टेट अलग नागरिकता नहीं दे सकता, यहाँ एक ही नागरिकता दी जाती है। तो वो कहां से लिया हमने? ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, तो वो ये एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली। साथ ही जो कैबिनेट सिस्टम है, यानी प्रधानमंत्री और उसका कुनवा कहाँ बैठता है, ये सब बातें हमने वहीं से ली। किससे? ब्रिटेन से। कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कानून का शासन। देखो, कानून का शासन की व्यवस्था वहां बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ कानून से शासन ब्रिटिश लोग नहीं करते थे। फिर रिट निकालना, मान लो कोई फंडामेंटल राइट हमारे वायलेट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट छीन रहा है, उसके लिए रिट निकाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके। तो जो रिट निकालने की जो वो है प्रोविजन है, वो भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। स्पीकर, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी भूमिका वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये बात भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली थी। तो हमने क्या क्या लिया यहाँ से? लोकसभा, राज्यसभा, संसद प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, नागरिकता, कानून का शासन, रिट एंड स्पीकर। इसमें याद रखने वाली बात क्या है? संसदीय शासन प्रणाली इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट है, रिट निकालना इंपॉर्टेंट है, और कानून का शासन। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, वो है कनाडा के संविधान से फिर क्या लिया। तो कनाडा के संविधान से हमने अपना जो राज्यों के साथ हमारा जो संबंध होगा,
राज्यों के साथ जो हमारा संबंध होगा वो हमने कनाडा के साथ लिया, कनाडा के संविधान से लिया। मतलब कि हमारा जो संघ है वो क्वासी फेडरल है, यानी अर्धसंघीय ढांचा है। संघ दो टाइप का होता है, मैं डिटेल में आपको मेंस के टाइम पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि छोटा मोटा मोटी समझ लो कि मान लो ये स्टेट है और ये है सेंटर। तो ये हमारे एक यहाँ स्टेट है, एक यहाँ स्टेट है, एक यहाँ स्टेट है। ये अपनी जो शक्तियां हैं, स्टेट के पास अपनी पावर होती है, क्योंकि राज्य के भी तो अपने अधिकार होते हैं ना। ध्यान रखिए कि संविधान में जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। तो इनके सेंटर के पास अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां होती हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी शक्ति सेंटर को सौंप सकते हैं। यानी यहां सेंटर को मजबूत रखा गया है संविधान में, केंद्र को मजबूत बनाया गया है राज्यों से। और जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में भी आएगी। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो, चाहे संघीय ढांचा हो, जो संघीय ढांचा जैसा मैंने बताया कि अर्धसंघीय ढांचा है हमारे यहाँ, जहां केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं और राज्य को कम शक्तियां दी गई, लेकिन दोनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, इसे संघीय ढांचे के रूप में मानते हैं। साथ ही राज्यपालों की जो नियुक्ति है, जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति, वो कहां से ली गई है, वो भी कनाडा के संविधान से ही ली गई है। तो मोटा मोटी कहें तो फेडरल स्ट्रक्चर की जितनी बातें हैं वो सब कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वही है, शक्तियों का बंटवारा और फेडरल स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया। आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिया कि कर भला तो हो भला। मतलब कि राज्य में जितने लोग रह रहे हैं, अरे जिस भी राज्य में रह रहे हैं, उन सब का भला करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। ये बात कहां से ली, आयरलैंड के संविधान से ली। और क्या कहा गया था उसमें, यह कहा गया कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी लिए हैं। और राज्यसभा सदस्यों के नामांकन के बारे में प्रक्रिया और राष्ट्रपति को चुनने का तरीका, राष्ट्रपति को चुनने का तरीका हमने कहां से लिया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लगाएंगे, अमेरिका से। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया जी हमने, फ्रांस से हमने लिया कि यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गणतंत्र, और गणतंत्र जो हमारे जो कंसेप्ट है, फ्रांस से हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिया कि गणतंत्र जो वर्ड दिया है, यानी हमारा जो गण मतलब जो लोग होते हैं, जन जो होते हैं, तंत्र मतलब शासन, जनता का जो शासन है वो हमने फ्रांस से ही सीखा है। और जहां जनता का शासन होगा वहां तीन बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन बातें हमने कहां से ली हैं, फ्रांस के संविधान से ली हैं। बात बराबर। फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कि संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का मतलब ये है, मैंने अभी आपको बताया था कि 7वीं जो सूची है, अनुसूची, अनुसूची नंबर 7, वो केंद्र और राज्य के बीच में, मान लो ये सेंटर है और ये हमारा स्टेट है, इन दोनों के बीच में शक्तियों का, उनकी पावर्स का डिवीजन करती है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। ये वाली जो संवर्ती सूची है ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये जो प्रोविजन है संवर्ती सूची का। यानी यहां केंद्र के, राज्य के दोनों के अधिकार हैं कि वो अपने अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन जब केंद्र का कानून बन गया है तो राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। क्लियर रहेंगे। तो जो शक्ति है वो राज्य को ना देके वो केंद्र को दी है, कानून बनाने की महत्वपूर्ण शक्ति, लेकिन बंटवारा दोनों के बीच में बराबर है। मान लो कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे दोनों ने कानून बना दिया, तो ये नहीं हो सकता कि राज्य के कानून को माने, जो सेंटर कानून बनाएगी वो मानना होगा। ठीक है। फिर संसद की जो संयुक्त बैठक है, जो लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती है, उसका भी जो प्रोविजन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। ठीक है। तो ये बात करती है मिलने वाली, चाहे लोकसभा राज्यसभा को मिलाने की बात कर रहा हो, चाहे केंद्र और राज्य की शक्तियों को मिलाने की बात कर रहा हो, तो संवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, दोनों बात कहां से, ऑस्ट्रेलिया से।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका जर्मनी। जर्मनी जो है वो केंद्र सरकार को शक्तियां देती है, और वो शक्तियां आपातकाल के दौरान देती है। और आपातकाल के दौरान की जो शक्तियां हैं वो हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित शक्तियां। तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, उनको कितना निलंबित किया जाए, ये शक्तियां हमें जर्मनी का संविधान ही बताता है, वहीं से हमने प्रोविजन ये उठाए हैं। तो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का लैप्स हो जाना या उनका निरस्त हो जाना, ये जर्मनी के संविधान से आया। फिर जापान से क्या लिया? तो जापान से हमने लिया कि हमारी जो संसद है वो सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। हालांकि बताया ये जाता है कि संविधान सर्वोच्च है, और यही बात सच है। क्यों? क्योंकि संविधान को शक्ति कौन दे रहा है? भारत के लोग। संसद को शक्ति कौन दे रहा है? भारत के लोग। हम नहीं चुनेंगे तो कौन लोग पहुंचेंगे संसद में? तो संसद सर्वोच्च है वाला कंसेप्ट भी सेम ही है कि संविधान सर्वोच्च है। अब बात आती है कि दोनों में कन्फ्लिक्ट क्यों है, मतलब संसद को सर्वोच्च माने हैं, संविधान को। दोनों अपनी अपनी तराजू के पड़ले हैं, लेकिन संविधान में कुछ क्राइटेरिया हैं, संसद उनके बाहर जाके कानून नहीं बना सकती। तो ध्यान रखेंगे कि संसद सर्वोच्च है, यानी न्यायपालिका किसी कानून के उचित होने नहीं होने की जांच नहीं कर सकती। ये बात जापान के संविधान से ली थी, लेकिन बाद में इस बात को अमेंड कर दिया। ठीक है, अब न्यायपालिका चेक करती है संविधान के आधार पे। और ये बात मैं आपको केसेस में पढ़ाऊंगा कि केशवानंद भारती का जब केस आया उसमें ये बात क्लियर की गई। ठीक है, अभी वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि न्यायपालिका का काम क्या है कि संविधान के किसी भी कानून के संवैधानिक होने की जांच करना। ये बात भी जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से जो बातें ली गई जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतनी बात ध्यान रखना कि संसद सर्वोच्च है, कहां से लिया प्रोविजन? जापान से। ठीक है, इतना सा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं। सोवियत संघ से क्या लिया? सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं, और मूल कर्तव्य के साथ साथ संविधान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं वो भी हमने सोवियत संघ से ही लिए हैं। ठीक है, न्याय की बात। अब देखो, सोवियत संघ न्याय की बात करता है, लेकिन क्या यूक्रेन में न्याय हो रहा है? सोवियत संघ का ही तो पार्ट था रसिया, और वो क्या न्याय कर पा रहे हैं? तो जो बातें हम फिलॉसफी के रूप में सबको बोलते फिरते हैं वो हम खुद अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया हमने? संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, वो इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी हमने अफ्रीका से ही लिया है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368 जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार है वो सोवियत संघ से, और संविधान में संशोधन वो दक्षिण अफ्रीका से। और ये क्लास आपको कैसी लगी उसके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन देख लेते हैं कि हमने अफ्रीका से महत्वपूर्ण संशोधन की प्रक्रिया ली है, और वो भी दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्रक्रिया जो प्रस्तावना में जुड़े हैं शब्द, जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने लिया है। फिर जर्मनी से केंद्र सरकार को जो आपातकालीन शक्तियां जो मिलती हैं, और वो कौन सी? मूल अधिकारों को सस्पेंड करने की, सस्पेंशन करने की वो शक्तियां जर्मनी से मिली हैं। फ्रांस से क्या मिला है? हमें गणतंत्र का शब्द मिलना और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के बारे में जो बात है वो फ्रांस से मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमें मिला है संवर्धित सूची, और कहीं पर भी आप कारोबार कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही मिला है। साथ ही संसद की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से मिली है। आयरलैंड का क्या है कि राज्यों का जो भला करना, लोगों का भला करना राज्य का जिम्मा है, डीपीएसपी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को चुनने का तरीका। फिर हम चलते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया है? तो फेडरल स्ट्रक्चर, जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने लिया है। केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन हमने यहाँ से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति हमने यहाँ से ली है। ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ नागरिकता और रिट निकालने का, कानून का शासन रखने का ये भी जो प्रोविजन है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर हम आगे चलते हैं कि अमेरिका में से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिए हैं, न्यायिक समीक्षा ली है, कानून का समान संरक्षण लिया है। सशस्त्र बलों का कमांडर राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है। संविधान के स्रोत में ये मैंने। हम आगे चलते हैं
कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा, तो आप ध्यान रखेंगे प्रेम बसंत याद रख लेंगे। प्रेम ने इंग्लिश में लिखा और बसंत ने हिंदी में लिखा। किलोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, मूल कॉपी 13 किलोग्राम की हालांकि। फिर उसके बाद राजकीय प्रतीक के बारे में मैंने आपको बताया था, सारनाथ, और उसके बारे में, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई कि आप उसे कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन इसमें हैं। तो आप किस किस से याद रखेंगे, भेल के नाम से BHEL। और यहाँ जो ट्रिक थी वो किस नाम से थी, वो मैंने आपको बताई थी SPG FE, यानी एजेंसी के टाइम, तो SPG FE के नाम से आप उसे याद कर लेंगे। फिर उसके बाद ये ट्रिक BHEL से याद रख लेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं, अनुच्छेद 395 हैं, भाग आज हमारे 25 हो गए हैं, 22 से अनुसूचियां 12 हैं, संशोधन 105 हैं, नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय अस्थायी प्रावधान और शपथ प्रतिज्ञान के बारे में जो बातें हैं वो 1949 में लागू हो गई। ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। फिर हम आगे चलते हैं कि संविधान का परिचय। संविधान के परिचय में हमने देखा कि संविधान को सर्वसम्मति से कब अपनाया, 26 नवंबर को। उद्देश्य कब माना, वो 1947 22 जनवरी को। और प्रेम बिहारी के बारे में बता चुके हैं, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, 284 लोगों ने। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है वो हमने खत्म की। आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए हमसे, और हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। आप जाइए PCS वाला ऑफिशियल, कहाँ जाएंगे, PCS वाला ऑफिशियल। साथ ही आप जा सकते हैं @VIP सिविल प्रेप, इनमें से किसी भी आप टेलीग्राम के लिंक पे आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस क्लास तक यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे नई क्लास में। थैंक यू।